नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उत्कर्ष क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर, आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि जो हमारी नियमित कक्षाओं का जो ये सिलसिला चल रहा है, इसमें हम जिस बिंदु पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, जो बिंदु हमने कल आरंभ कर लिया था, वह हमारा जो प्रकरण चल रहा है, वह कौन सा बिंदु चल रहा है भी? संधि वाला। कौन से सेशन पे हम वार्तालाप कर रहे हैं? संधि पे। और संधि में जो इस समय चल रहा बिंदु, वह है स्वर संधि। कौन सा भाग है भी? स्वर संधि। और स्वर संधि में भी इस समय हम कौन से बिंदु पे चर्चा कर रहे हैं? जो स्वर संधि के 5 प्रकार मैंने आपको बताए थे, उन 5 प्रकारों में हमने 3 प्रकार बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। 3 प्रकार हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। कौन कौन से पढ़ लिए? देखो, सबसे पहले हम बात कर चुके हैं कौन सी संधि की? दीर्घ संधि की। सबसे पहले हम बात कर चुके हैं कौन सी संधि पर? दीर्घ संधि पे। उसके बाद इसका जो दूसरा प्रकार हम पढ़े, वह पढ़े कौन सा? गुण संधि। संधि के प्रकारों में हम जिस दूसरे बिंदु पर चर्चा कर चुके हैं, वह जो है गुण संधि। और उसके बाद जो अगला बिंदु हम चर्चा कर चुके, वह है वृद्धि संधि। वह कौन सा है? वृद्धि संधि है। मित्रों, वह कौन सा बिंदु है? वृद्धि संधि। और जिस बिंदु को हम गति प्रदान करने जा रहे हैं, अर्थात जिस बिंदु पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, वह हमारा बिंदु होगा कौन सा? यण संधि। कौन सा होगा मित्रों? यण संधि। अब ये यण संधि क्या है, किसे कहते हैं? इसे हम आरंभ कर चुके थे। एक बार वापस से शीघ्रता से इसका दोहरान करेंगे। देखो, दीर्घ संधि में ए और आ को, ई और बड़ी ई को तथा उ और बड़े उ को, ये 3 स्वर समूह हैं। कौन कौन से? ए आ, लघु ई दीर्घ ई, लघु उ और दीर्घ उ। अर्थात ए आ, ई बड़ी ई, उ और बड़ा उ। इनका यदि समान स्वर से, या मैं कहूँ सजातीय स्वर से योग हो, तो ये स्वर अपने दीर्घ में बदल जाते हैं। ये स्वर अपने सदैव किस में बदल जाते हैं मित्रों? दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। और जैसे ये दीर्घ स्वर में परिवर्तित होते हैं, अर्थात उसे ही नाम दिया जाता है कौन सा? दीर्घ स्वर संधि। उसे ही नाम क्या दिया जाता है? दीर्घ स्वर संधि। इसके ठीक बाद आता है नंबर किसका? गुण संधि का। जैसे मित्रों हमें पता है, स्वर संधि की परिभाषा कहती है कि स्वर के साथ योग किसका होगा? स्वर का। अर्थात स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाले बदलाव को नाम क्या देते हैं? संधि नाम देते हैं। तो जो दीर्घ संधि में है, ए और आ, ई और बड़ी ई और बड़ा उ, ये आपस में एक दूसरे के साथ योग करते हैं और दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन परिभाषा यह कह रही है कि प्रत्येक स्वर के साथ योग करता है, यानी कि हर स्वर स्वयं के साथ साथ शेष रहे अन्य सभी स्वरों के साथ भी योग करेगा। और इसी योग के आधार पर जो स्वर संधि के 5 प्रकार निकल के आते हैं, उनमें आरंभ के 3 प्रकारों में हम केवल और केवल किसका बात करते हैं? ए स्वर को अन्य सभी स्वरों के साथ जोड़ने की चर्चा करते हैं। जैसे मैं कहूं कि ए और आ को ए और आ के साथ हम जोड़ते हैं कौन सी संधि में? दीर्घ संधि में। कौन सी संधि में जोड़ते हैं मित्रों? दीर्घ संधि में। उसके बाद गुण संधि में क्या किया जाता है? ए और आ को किससे जोड़ा जाता है? ई बड़ी ई से। अर्थात गुण संधि के जो प्रारूप थे वो कौन कौन से थे? ए आ के साथ ई बड़ी ई के योग पे क्या बनाया? ए। उसी के साथ साथ एक बात और हम जाने थे, कौन सा? कि ए और आ के साथ उ और बड़े उ के योग पे क्या बनता है? गुण स्वर ओ। क्या बनता है? गुण स्वर ओ। उसके बाद इसी में हमने एक बात और जानी, वह कौन सी जानी? कि ए और आ के साथ यदि री का योग हो तो बनता क्या है मित्रों? अर बनता है। क्या बनता है? अर बनता है। अब बात यह आ जाती है कि यह जो रेवर्ण हम बना रहे हैं, यह स्वर रहित होगा या स्वर सहित होगा? तो इसकी बात मैं बहुत बार बता चुका हूं, बहुत बार हम इस बात पे चर्चा कर चुके हैं कि चाहे संधि व्यंजन हो, चाहे संधि विसर्ग हो, चाहे संधि स्वर हो, यदि विकार के रूप में व्यंजन वर्ण बनाया जाए तो बनने वाला व्यंजन वर्ण सदैव स्वर रहित होगा। सदैव कैसा होगा? वो स्वर रहित होगा। और इसकी वजह भी मैं आपको बहुत पहले बता चुका था। क्या? कि यदि आप इस व्यंजन को पूरा लिख देते हैं, मान लीजिए मैं इस व्यंजन का यह हलंत हटा देता हूं, अर्थात अब आपको दिखाई दे रहा है कि इस रे वर्ण में ए स्वर जुड़ा हुआ है, और यदि किसी व्यंजन वर्ण में स्वर जुड़ा हुआ है
और आगे कोई स्वर या व्यंजन होगा तो चांस बन जाते हैं कि आगे वाले वर्ण से फिर से संधि कर लेता है। अर्थात संधि का जो प्रकार है, संधि का जो वास्तविक विकार होना चाहिए था, वह प्रभावित हो जाता है, कई बार परिवर्तित हो जाता है। इसलिए बनने वाला व्यंजन वर्ण सदैव कैसा रहेगा? स्वर रहित रहेगा। कैसा रहेगा? हलंत लगा हुआ होगा। यह बात हम जान चुके थे कौन सी संधि में? गुण संधि में। उसके बाद हमने बात की थी, वह कौन सी बात की थी कि वृद्धि संधि में क्या होगा। हाँ मित्रों, वृद्धि संधि में देखिए, ए और आ को ए और आ के साथ कौन सी संधि में जोड़ा है? दीर्घ में। कौन सी संधि में जोड़ा है? दीर्घ में। ए और आ को ई बड़ी ई के साथ में, ए आ को ऊ और बड़े ऊ के साथ में, ए और आ को री के साथ में कौन सी संधि में जोड़ा जाता है? गुण संधि में। और इसी प्रकार से ए और आ जो स्वर हैं, ए आ जो स्वर हैं, उनको ए या आई के साथ यदि जोड़ना हो तो परिवर्तन होगा आई। परिवर्तन क्या होता है मित्रों? आई। तथा अंतिम आता है ए और आ के साथ में यदि ओ या औ को जोड़ा जाए, ओ या औ को जोड़ा जाए तो बनने वाला स्वर होगा कौन सा? औ। और ये दोनों के दोनों कौन सी संधि के विकार हैं? कौन सी संधि के नाम हैं? वृद्धि संधि के अनुसार परिवर्तन है। अर्थात ए और आ का योग सभी स्वरों के साथ हम पढ़ चुके थे। अब बात आती है यण संधि, और यण संधि के अंतर्गत कौन से स्वरों पे चर्चा की जाएगी? ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ और री पे। देखो एक बार परिभाषा को मैं वापस से बता रहा हूं, यण संधि क्या है? यण संधि, इस यण संधि की बात करें तो देखो, एक स्वर समूह है तो कौन सा है? ई बड़ी ई का। एक स्वर समूह है ऊ और दीर्घ ऊ का, और एक समूह है कौन सा? ह्रस्व ई का, अर्थात लघु ई का। मित्रों ध्यान देना, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर समझने की। क्या कि जब ई बड़ी ई अपने समान के साथ जुड़ती है, अर्थात समान स्वर के साथ जुड़ती है। समान स्वर का मतलब यह हुआ कि ई और बड़ी ई के सामने क्या होना चाहिए? ई या बड़ी ई होनी चाहिए। पहले मैं समान स्वर बता रहा हूँ, समान स्वर के साथ। इसकी चर्चा मैं अभी आरंभ करूंगा। तो यदि ई बड़ी ई को यदि आप समान स्वर से योग करते हो तो दीर्घ संधि में क्या बनता है? ई बनता है। क्या बनता है मित्रों? दीर्घ ई बनता है। अर्थात संधि कौन सी बनती है? दीर्घ संधि। यदि ऊ बड़े ऊ के साथ में ऊ और बड़ा ऊ जोड़ा जाता है, यदि ऊ बड़े ऊ के साथ में ऊ और बड़ा ऊ जोड़ा जाता है तो परिवर्तित या विकार रूप में जो प्राप्त स्वर होता है वह होता है दीर्घ ऊ। अर्थात यहाँ भी संधि कौन सी होती है? दीर्घ। यहाँ भी संधि कौन सी होती है? दीर्घ। यदि री के साथ री जोड़ा जाए, यदि री के साथ री जोड़ा जाए तो बनने वाला वर्ण होता है दीर्घ री। कौन सा होता है? दीर्घ री। जो मूल व्याकरण में चलता है, संस्कृत भाषा में चलता है, हिंदी भाषा में इस वर्ण का प्रचलन नहीं है। तत्सम शब्दों में यदा कदा देखने को मिलेगा, लेकिन तत्सम शब्द तो होते ही संस्कृत भाषा के हैं, अर्थात हिंदी भाषा में इसका प्रयोग नहीं होता। हिंदी भाषा में दीर्घ री स्वर को नहीं गिना जाता। इसीलिए हमें पता है कि मूल भाषा में स्वरों की संख्या जिन्हें अच कहा जाता है होती कितनी है? 13, और हिंदी भाषा में कितनी होगी? 11। बात करें आगे तो जो इनका समान स्वरों के साथ योग है, चाहे ई बड़ी ई हो, चाहे ऊ या बड़ा ऊ हो, चाहे री हो, इनका जो अपने समान स्वर के साथ योग होना और दीर्घ स्वर में बदल जाना, यह तो दीर्घ संधि के अंतर्गत गिना जाता है। अब बात आती है, परिभाषा यह कह रही है कि प्रत्येक स्वर अपने आप के साथ साथ शेष रहे अन्य स्वर के साथ भी योग करता है। प्रत्येक स्वर अपने साथ साथ शेष रहे अन्य स्वर के साथ भी योग करता है। तो मेरा कहने का आशय यह हुआ कि ई बड़ी ई अपने समान स्वर से जुड़ चुका, ऊ बड़ा ऊ अपने समान स्वर के साथ जुड़ चुका, री अपने समान स्वर के साथ जुड़ चुकी। अब हम बात करेंगे किसमें? असमान स्वरों के साथ। तो देखो, जो यण संधि होती है उसमें निकल के आती है परिभाषाएं क्या? कि यदि ई बड़ी ई, यदि ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ व री, यदि ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ व री समान स्वर के असमान स्वर के साथ योग करें। किसके साथ योग करते हैं? असमान स्वर से जुड़ते हैं या असमान स्वर से योग करते हैं, तो क्रमशः कौन से में बदलेंगे मित्रों? य, व और र में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं मित्रों? य, व और र में बदल जाते हैं। अब य, र, व और र में बदल जाना तथा जो भी आगे असमान स्वर रहेगा उसकी क्या लगा दी जाती है? इन पर मात्रा लगा दी जाती है। तथा असमान स्वर की क्या लगा दी जाती है मित्रों? मात्रा लगा दी जाती है। बहुत महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देने की है वह क्या है कि अब तक हमने पढ़ा, जैसे ए और आ को ए और आ से जोड़ के पढ़ा,
तो इस योग में हमने क्या देखा, जैसे ए के साथ ए जुड़ना हो, अर्थात मैं कहूं ए योग ए, तो इन दोनों वर्णों के स्थान पर, अर्थात इन दोनों स्वर ध्वनियों के स्थान पे हमने क्या लिखा है, आ। क्या लिखा है, आ। यह महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने की है, क्या कि अब तक की जो 3 संधियां हम पढ़ चुके हैं, अब तक की जो 3 संधियां हम पढ़ चुके हैं, दीर्घ गुण वृद्धि, इनमें हम एक बहुत कॉमन बात पढ़ रहे थे, क्या कि जब दोनों तरफ के वर्ण जुड़ रहे हैं या योग के चिन्ह के ठीक दोनों तरफ के जो स्वर वर्ण योग कर रहे हैं, प्रधान संधि जो हम बना रहे हैं, तो परिवर्तित जो वर्ण था इन दोनों वर्णों के स्थान पर हो रहा था, अर्थात ये दोनों वर्ण जुड़ के एक ही वर्ण बन रहा था। लेकिन यण संधि में एक नई चीज निकल कर आ गई, जैसे मैं कहूं कि ई या बड़ी के बाद, ई या बड़ी के बाद असमान स्वर का योग हो, ई बड़ी के बाद किसका योग हो, असमान स्वर का योग हो, तो मित्रों ध्यान देना, परिवर्तन केवल एक ही पद में हो रहा है, और वह भी कहां, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में, अर्थात पहले पद का जो अंतिम वर्ण, जो चाहे लघु ई हो या दीर्घ ई हो, इसके स्थान पर क्या होगा, ये बदलेगा, किसमें, ये में बदलेगा। किसमें बदलेगा मित्रों, ये में बदलेगा। यदि यहाँ पर ऊ या बड़ा ऊ होता है तो वह किसमें बदलेगा, वह में बदलेगा। और यदि यहाँ पर री होता है, यदि यहाँ पर री होता है तो वह किसमें बदल जाएगा मित्रों, वो रे में बदल जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, इन दोनों में यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो दीर्घ हो, चाहे गुण हो और चाहे वृद्धि हो, इन तीनों संधियों में तो समानता क्या देखने को मिली कि जो बदलाव हो रहा था वह दोनों पदों के प्रथम और अंतिम वाले वर्ण में हो रहा था, अर्थात पहले पद का अंतिम और दूसरे पद का पहला वर्ण योग करके एक वर्ण बन रहे थे, एक ही वर्ण बन रहे थे, दोनों वर्ण जुड़ गए, बदलाव हुआ और एक ही वर्ण में परिवर्तन हो रहा था। लेकिन यहाँ पर देखो बदलाव क्या हो रहा है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण हमें प्राप्त हो रहा है और केवल उसी के स्थान पर बदलाव कर रहे हैं। जो आगे स्वर जुड़ा हुआ है वह स्वर वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा। बचा हुआ या मैं कहूँ दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण जो असमान स्वर के रूप में आ रहा है वह वैसा का वैसा ही लिख दिया जाएगा। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, बहुत अच्छे से इस चीज को समझना कि ये बनने वाला व्यंजन आधा होगा और जो असमान स्वर रहेगा उसकी हम क्या ले लेंगे, मात्रा। क्यों लेंगे, क्योंकि व्यंजन क्या है, स्वर रहित। और मैं आपको बहुत बार बताया हूं क्या कि यदि व्यंजन वर्ण स्वर रहित हो और आगे उसके स्वर लिखा हुआ है, यदि व्यंजन वर्ण स्वर रहित है और उसके आगे स्वर लिखा हुआ है तो उस स्वर को स्वतंत्र नहीं लिख के, उस स्वर को स्वतंत्र नहीं लिख के उस व्यंजन पर क्या लगा दी जाएगी, मात्रा लगा दी जाएगी। उसी वर्ण पर क्या लगा दी जाएगी मित्रों, मात्रा लगा दी जाएगी। यह बात हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो यहां हमने क्या चीज जानी कि ई या बड़ी के साथ में क्या जुड़े, असमान स्वर जुड़े। क्या जुड़े, असमान स्वर। या फिर ऊ बड़े ऊ के साथ में क्या जुड़े, असमान स्वर। ऊ बड़े ऊ के साथ में क्या जुड़े, असमान स्वर। या मैं कहूं लघु ई के साथ में क्या जुड़े, असमान स्वर। क्या जुड़े, असमान स्वर। तो इस वाली स्थिति में परिवर्तन क्या होगा, ई बड़ी ई किस में बदल जाते हैं, स्वयं ये में। चाहे वो लघु ई हो या दीर्घ ई हो, बदलाव किस में हो जाएगा, ये वर्ण में बदलाव हो जाएगा। और जो असमान स्वर आगे होता है उसकी इन पर मात्रा लगा दी जाती है। क्या लगा दी जाएगी, मात्रा। उसी प्रकार से ऊ और बड़ा ऊ किस में बदल जाएगा, वे में। किस में बदल जाता है, वे में बदल जाता है। और जो भी असमान स्वर रहेगा उसकी क्या लगा दी जाएगी, मात्रा लगा दी जाएगी। क्या लगा दी जाएगी मित्रों, मात्रा। और री किस में बदलता है, रे में। और असमान स्वर की क्या लगा दी जाएगी, मात्रा। एक बार इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। हम कौन सी संधि के टाइटल की बात कर रहे हैं, यण संधि की। किसकी बात कर रहे हैं मित्रों, यण संधि की। बिल्कुल यहां तक हमें ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से समझना है इस बात को। हाँ ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले आप। हाँ बिल्कुल, वैसे मैं आपको बोर्ड की स्क्रीनशॉट और नोट्स की पीडीएफ आपको ई उत्कर्ष ऐप पर और टेलीग्राम ऐप पर मिल जाएंगी। यदि आपने अभी तक भी उनको इंस्टॉल नहीं किया है तो सबसे पहले इंस्टॉल करें और ये चीज़ें वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, इंस्टॉल करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी उनका लिंक ओपन कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक और कमेंट शेयर नहीं किया है तो वह भी कीजिए। हाँ मित्रों, बिल्कुल बहुत ध्यान देने वाली बात है ये। यण संधि में केवल इन 3 प्रकार के स्वरों के समूह का योग ही हम पढ़ेंगे। कौन कौन से का, ई बड़ी ई का सभी स्वरों के साथ होगा असमान में, ऊ बड़े ऊ का असमान के साथ पढ़ेंगे और री का असमान के साथ पढ़ेंगे। और परिवर्तन क्या हो जाएगा, ये, व और रे। देखो अब आगे
बात आए क्या यण संधि को सर पहचानेंगे कैसे, तो मैं इसकी चर्चा पहले वाली क्लास में बहुत अच्छे से कर चुका कि शब्द में आपको क्या मिलेगा ये, या फिर शब्द में क्या मिलेगा वह, और या फिर शब्द में क्या मिलेगा रे। यण संधि की पहचान के संदर्भ में मैं बात करना चाह रहा हूं कि शब्द में क्या मिलेगा, या तो ये लिखा हुआ मिलेगा, या फिर वे लिखा हुआ मिलेगा, और या फिर क्या लिखा हुआ मिलेगा, रैवर्ण लिखा हुआ मिलेगा। और इनसे ठीक पहला वर्ण, और इनसे ठीक पहला वर्ण सदैव क्या रहेगा, स्वर रहित होगा। इनसे ठीक पहला वर्ण सदैव क्या होगा, स्वर रहित होगा। अब ये स्वर रहित व्यंजन होगा या स्वर होगा, बताएं। हाँ बिल्कुल, ये वे और रेवर्ण बनेंगे। ये तो किसका बन रहा है मित्रों, ई और बड़ी ई का। किसका बन रहा है, ई बड़ी ई का। ये वे किसका बन रहा है, ऊ बड़े ऊ का। किसका बन रहा है, ऊ व बड़े ऊ का। और रे किसका बनता है मित्रों, लघु री का। किसका बनता है, हर्स्व री का। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वह क्या है कि ये स्वयं तो किसमें बदल जाएंगे, ये वे या रे में, और इनसे ठीक पहले वाला जो वर्ण था वह क्या रहेगा, आधा। वह क्या रहेगा, आधा। अब ये आधा क्यों होता है, इसका कारण अभी एक उदाहरण से समझेंगे इनको। केवल पहचान के लिए इतना सा ध्यान रखना है कि शब्द में हमें क्या लिखा हुआ मिलेगा, ये और वह, और उससे ठीक पहले वाला वर्ण क्या होगा, स्वर रहित होगा। और जो ये रे से ठीक पहले वाला वर्ण आधा होता है, इस प्रकार के शब्दों में आप ध्यान रखना, आपको शब्द में क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, त्रय लिखा हुआ मिल जाएगा, संयुक्तक से त्रय लिखा हुआ मिल जाएगा। बिल्कुल मित्रों, इसमें भी ये रही है, ध्यान दें। जैसे त्रय का टुकड़ा होता है तय प्लस रे प्लस ए, तय प्लस रे प्लस ए, अर्थात तय में क्या जुड़ा हुआ है, रे, और रे में क्या जुड़ा हुआ है, ए। अब यदि मैं इस ए को इस रे में शामिल कर दूं तो रे वर्ण तो पूरा हो जाता है, लेकिन ये तय क्या रहेगा, स्वर रहित ही रहेगा। यही वाली बात यहाँ है, देखो रे वर्ण पूरा है और उसके ठीक पहले वाला वर्ण क्या होगा, स्वर रहित व्यंजन है। उससे ठीक पहले वाला वर्ण क्या है, आधा है। अर्थात मित्रों संधि कौन सी होगी, यण। उसके बाद में जो दूसरी बात हम चर्चा करे थे वो कौन सी थी, क्या कि इनका सर विच्छेद कैसे होगा, इनका विच्छेद कैसे करेंगे, संधि विच्छेद कैसे होगा। तो विच्छेद करने के तरीके बता रहा हूं, ध्यान दो। सबसे पहली बात हम क्या करे थे कि आधे को क्या लिखना है, पूरा। आधे को क्या लिखा है, पूरा लिखो। आधा कौन सा, जो यहां पर ये से पहले या वैसे पहले या फिर रे से पहले जो आपको आधा वर्ण दिया जा रहा है उसे पूर्ण लिखना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आएगी क्या, अगर शब्द में आपको यह वर्ण दिख रहा है तो यह बराबर क्या हो जाएगा, ऋस्व ई या दीर्घ ई की। अगर वह लिखा हुआ मिले तो वह के स्थान पर क्या लगाना है, ऊ या बड़ा ऊ। और यदि आपको रे लिखा हुआ मिलता है, यदि आपको क्या लिखा हुआ मिलता है, रे लिखा हुआ मिलता है, तो रे के स्थान पर आपको कौन सा स्वर की मात्रा लगा देनी होगी, री की मात्रा लगा देनी होगी। कहाँ लगाएंगे सर, बिल्कुल हाँ, पूछने वाली बात है। आपने आधे को पूरा लिखा है, आपने क्या किया, आधे वर्ण को पूरा लिख दिया। अब उस आधे वर्ण के ठीक आगे वाला वर्ण देखो, यदि ये लिखा हुआ है, यदि ये लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, इस ये के अकॉर्डिंग ई या बड़ी ई की मात्रा जो भी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हो वह लगानी है। यदि वह लिखा हुआ मिले तो ऊ या बड़े ऊ की मात्रा में से कोई एक लगानी है, और यदि रे लिखा हुआ मिले तो मात्रा किसकी आएगी, री की मात्रा लगा दी जाएगी। ये दो बात हो जाने के बाद इसका जो तीसरा तरीका है वो क्या है, तीसरा चरण जो है वो है क्या है, ध्यान दो। मात्रा लगा देने के बाद इस ये में या वे में या रे में, शब्द में जो ये वे या रे मिल रहा है उसमें जो स्वर जुड़ा हुआ हो, इनमें जो स्वर जुड़ा हुआ है उस स्वर से अगला पद आरंभ कर देंगे। इसमें जो स्वर जुड़ा हुआ है उससे क्या करेंगे, अगला पद आरंभ करेंगे। अब ध्यान दो कैसे है, यह वाली बात बहुत अच्छे से समझो। मैंने इसमें तीन चीजें बताई हैं। एक तो क्या बता दी मैंने आपको, पहचान। क्या बता दी मैंने आपको इसमें, एक तो पहचान बता दी है। पहचान के साथ साथ दूसरी बात मैं चर्चा कर चुका हूं क्या, कि री के योग में जो रे होता है वहां पर रे के स्थान पर हमें ज्यादा चांस किसके मिलते हैं, क्या मिलेगा, शब्द में त्रय लिखा हुआ मिलेगा। मित्रों क्या लिखा हुआ मिलेगा, त्रय लिखा हुआ मिलेगा। इसका मैं बहुत हाईलाइट कर रहा हूं, हमें क्या मिलेगा, त्रय लिखा हुआ मिल जाएगा। और अधिकांश यण संधि के जो उदाहरण आते हैं वह प्रश्न इसी के उदाहरणों में से उठाता है। एलडीसी के पेपरों की चर्चा की जाए, अधीनस्थ बोर्ड के अधिकांश पेपर जिनमें हिंदी भाषा और व्याकरण होती है, एलडीसी की जो अभी 2018 की वैकेंसी थी उसके 4 चरणों में जो पेपर हुए थे, उन चारों पेपरों में हर संधि के टॉपिक का जो प्रश्न उठाया गया वहां एक प्रश्न यण संधि से जरूर था। और यण संधि में अधिकतर जोर जो जिस पर दिया गया था वह था री के बाद असमान स्वर, अर्थात संयुक्त पद जो बना हुआ था उसमें हमें
त्रय वर्ण मिला है। पितृनुमति, मातृच्छा, मात्रादेश, मात्रानंद, इस प्रकार के शब्द हमें देखने को मिलते हैं। तो इन पर हम चर्चा करेंगे। तो दो बातें हमें पता चल चुकी, क्या कि री के योग में तो त्रय शब्द मिलेगा और इसके अलावा यह और वैसे ठीक पहले वाला वर्ण क्या होगा, आधा। यह हमें विच्छेद करने के चरण पता चले। क्या सबसे पहले आधे को क्या लिखना है, पूरा लिखना है। सबसे पहले हमें क्या करना है मित्रों, आधे वर्ण को क्या लिखना है, पूरा लिखना है। आधे को क्या लिखना है, पूरा लिखना है। आधे को पूरा लिखने के बाद दूसरी बात आ गई, क्या, यह वह और रह के अनुसार स्वर की मात्रा लगा दी जाएगी जिस वर्ण पे, कौन से वर्ण पे, जिस वर्ण को आपने पूरा लिखा है उस वर्ण पे। यदि आधे वर्ण से आगे यह लिखा हुआ होगा तो जिस वर्ण को आपने पूरा लिखा है उस वर्ण पे मात्रा किसकी आएगी, ऋस्व ई या दीर्घ ई की। यदि आधे वर्ण को जिस आपने जो पूरा लिखा है उसके ठीक अगले वाला वर्ण या उससे ठीक अगला वर्ण वह हो तो मात्रा आएगी ऊ या बड़ा ऊ। और यदि आधे के ठीक बाद वाला वर्ण रह हो तो मात्रा आएगी री की। अब आते हैं हम इसके उदाहरणों पे। देखो सबसे पहला जो सूत्र बनेगा वो किसका बनेगा, ई और बड़ी ई की। इसके बाद में योग कौन सा होगा, असमान स्वर का। इसके बाद में योग किसका होगा, असमान स्वर का। अर्थात मैं कहूं कि यदि ई बड़ी ई या मैं कहूं ह्रस्व ई और दीर्घ ई के बाद किसी असमान स्वर का योग होता है तो इन दोनों में से जो भी स्वर होगा, इन दोनों में से जो भी स्वर होगा वह अपने स्थान पर किस में बदल जाएगा, यह वर्ण में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, यह वर्ण में बदल जाएगा। और जो भी असमान स्वर रहेगा उसकी क्या लगा दी जाएगी मित्रों, मात्रा लगा दी जाएगी। क्या लगा दी जाएगी, मात्रा लगा दी जाएगी। देखो एक उदाहरण से बात करते हैं हम। अध्यात्म, अध्यात्म। अब मुझे क्या पता इसका विच्छेद क्या होगा, इसमें संधि कौन सी है। दो ही प्रकार के प्रश्न होते हैं संधि में, मैं बार बार बता रहा हूं। समास और संधि इन दोनों बिंदुओं में केवल दो दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो प्रश्न होता है वह समास में तो होता है समास के लक्षण और समास की पहचान का, और दूसरा होता है समास विग्रह का। संधि में केवल दो ही प्रकार के प्रश्न, या तो किसी शब्द में संधि का नाम पूछ लेता है, अब वह चाहे उदाहरण देके नाम पूछे या संधि का नाम देके उदाहरणों का विकल्प चयन करवाए। और दूसरे प्रकार का जो प्रश्न होता है वह क्या होता है कि हमें जो दिया हुआ शब्द होता है उसका सही संधि विच्छेद पूछ सकता है। दिया हुआ जो शब्द होता है उसका सही संधि विच्छेद पूछ सकता है। तो पहले प्रश्न का जवाब सुनिए। मैंने अभी आपको बताया क्या कि यदि यण संधि की पहचान करनी है तो शब्द में या तो देखना है यह, या फिर देखना है वह, और या फिर मिल जाएगा त्रय। तो यह और वैसे ठीक पहले वाला वर्ण, यह और वैसे ठीक पहले वाला वर्ण, ध्यान दो यहाँ पर मित्रों, बहुत अच्छी बात है। यह और वैसे ठीक पहले वाला वर्ण यदि आधा हो, यह और वैसे ठीक पहले वाला वर्ण यदि आधा हो तो संधि कौन सी होगी, यण होगी। संधि कौन सी होगी मित्रों, यण होगी। देखिए एक बार तरीका कैसे होगा विच्छेद का तरीका। देखो मैंने अभी अभी आपको चरण बताए थे। क्या करना है, आधे को पूरा लिखो। सबसे पहले क्या करना है, हमें आधे को पूरा लिखना है। तो जैसे अध्यात्म में आधा क्या है, ध, तो ध को पूरा लिख दीजिएगा। ध को क्या करेंगे, पूरा लिख देंगे। उसके बाद दूसरा चरण जो दूसरा बिंदु था वह क्या था हमारा, देखो एक बार, यह होगा आगे वाला वर्ण तो ई या बड़ी में से कोई एक मात्रा आएगी। अगर आगे वाला वर्ण वह हो तो ऊ या बड़े ऊ की मात्रा में से कोई एक आएगी। और अगला वर्ण यदि रह हो तो मात्रा किसकी आएगी, री की मात्रा आएगी। अब हमारे शब्द में हम देखेंगे कि आगे वाला वर्ण क्या है, यह। कौन सा है, यह। तो मात्रा किसकी आएगी, ई या बड़ी ई की। मात्रा किसकी आएगी, ई या बड़ी ई की। अब हमें पता है कि अधि उपसर्ग होता है। बिल्कुल, अधि क्या है, एक उपसर्ग है। और अधिकांश वर्तनिका आपको ध्यान रखने के तरीके बता रहा हूं। वैसे वर्तनियां बार बार अभ्यास से सीखी जाती हैं। आप सब जो कठिन शब्द होते हैं उनको बार बार लिखने का प्रयास करें, बार बार लिखने का अभ्यास करें। तो इस ये के अनुसार मात्रा किसकी आएगी, ई या बड़ी ई की। अब ई छोटी आएगी या बड़ी, तो ध्यान दो मित्रों, यहाँ पर ध में जो ई की मात्रा आएगी वह कौन सी आएगी, ह्रस्व आएगी, लघु आएगी, छोटी आएगी। अगला जो चरण है विच्छेद का वह क्या है, देखिए कि यह वह और रे में जो जुड़ा हुआ स्वर था, यह वह और रे में जो जुड़ा हुआ स्वर था उससे हम क्या करेंगे, अगला पद आरंभ करेंगे। उससे हम क्या करेंगे, अगला पद आरंभ कर देंगे। और जो अगला पद आरंभ करेंगे तो देखो अगला पद कौन सा आएगा, ये में क्या जुड़ा हुआ है, आ। अर्थात वापस से देखिए शब्द को, अध्यात्म लिखा हुआ है, अध्यात्म। तो ये में क्या जुड़ा हुआ है, आ। अर्थात अगला पद किससे शुरू होगा, आ से। अगला पद किससे शुरू होगा, आ से। एक बार इसको बहुत गौर से समझ सकते हैं, अधि प्लस आत्म। अब यही रूप हमें बनाना हो तो संधि विच्छेद का तो पता चल चुका। अब हमें क्या चाहिए,
मैंने आपको कल भी बताया था कि संधि करने के लिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण हमें निकालना होगा। संधि करने के लिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण निकालना होगा, और अंतिम वर्ण क्या है यहाँ पे, ध में जुड़ा हुआ ई। ये लो जी, हमने ईश्वर को बाहर निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हम आगे वाला पद निकालेंगे, और आगे वाले पद में भी क्या देखेंगे, इस अगले पद का प्रथम वर्ण क्या होगा। और मित्रों, अगले पद का प्रथम वर्ण क्या दिया गया है हमें, आ। उसके बाद में तय और मैं। बहुत गौर से समझो इस चीज को। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, ईश्वर। ये रहा प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, ई की मात्रा है। तो हम जैसे ही इस ध वर्ण को स्वर रहित कर देंगे तो इसमें जुड़ा हुआ ईश्वर हमें बाहर लिखना होगा। अब जैसे ही ईश्वर को बाहर लिखा तो यह ई हो गया प्रथम पद का अंतिम वर्ण। क्या हो गया, प्रथम पद का अंतिम वर्ण। और जो दूसरे पद का पहला वर्ण है वह कौन सा है मित्रों, आ। अब ई के बाद असमान का योग हो रहा है, ईश्वर के बाद असमान का योग हो रहा है। और जब भी किसी स्वर के बाद, या मैं कहूं ई बड़ी ई, ऊ बड़े ऊ और री के बाद असमान स्वर का योग हो तो ये ई किस में बदलेगा, स्वयं किस में बदलेगा, ये में। हाँ बिल्कुल, किस में बदल जाएगा, ये में। जैसे मैं कहूं ए ध और ई का बना दिया ये, आगे वाले स्वर की क्या लेंगे, मात्रा। क्या ली जाएगी, मात्रा। अब उसके बाद देखिए ए का तो ए रह जाएगा। अब ध वर्ण आधा है मित्रों, ध्यान देना, ध वर्ण क्या है, आधा, और उसके बाद में कोई स्वर नहीं है। अब खड़ी पाई का वर्ण है तो खड़ी पाई के वर्ण को आधा लिखने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था। हिंदी के 22 ऐसे वर्ण होते हैं, हिंदी के 33 व्यंजनों में 22, बिल्कुल हिंदी में जो 33 व्यंजन होते हैं उन 33 व्यंजनों में 22 वर्ण ऐसे हैं जो खड़ी पाई के हैं और खड़ी पाई से पहले पूर्ण हो जाते हैं। उन्हें यदि आधा लिखना हो तो जो खड़ी पाई होती है, जो खड़ी पाई होती है उस खड़ी पाई को हम क्या करेंगे, आधा हटा देंगे। क्या करेंगे, इस खड़ी पाई को आधा हटा देंगे। मित्रों देखो, अब यहाँ पर मैं देखो आधा लिख रहा हूं, ये लो जी, खड़ी पाई हटा के ध को आधा लिख दिया। उसके बाद ये वर्ण लिखा हुआ है, पता चला कि यह भी हलंत लगा हुआ है लेकिन आगे स्वर लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है मित्रों, स्वर लिखा हुआ है। और ये में जब आ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वर्ण या। क्या बन जाएगा, या। और आगे क्या लिखा हुआ है, तय और मैं। अर्थात अध्यात्म का जो वापस से हमारा शब्द प्राप्त हुआ है वह कौन सा प्राप्त हो गया, अध्यात्म प्राप्त हुआ। संधि कौन सी हो गई, यण। संधि कौन सी हो गई, यण। अब ई के बाद में और बड़ी ई के बाद में, ई और बड़ी ई के बाद में जो असमान के योग में ई और बड़ी का ये बनता है, इसके बहुत सारे उदाहरणों पे चर्चा हमने की। मैंने पूर्व ज्ञान से आपको बहुत अच्छे तरीके से जोड़ लिया, आगे वाले उदाहरणों की सारी दिशा प्रदान कर दी। अब केवल छोटे छोटे इसके दो प्रारूप और बचे हुए हैं। कौन सा, एक तो ऊ बड़े ऊ के बाद वाला और एक री के बाद वाला। अब देखो ऊ और बड़े ऊ का योग क्या होगा। तो दूसरा फॉर्मेट है हमारा कौन सा, ऊ या बड़ा ऊ, और उसके बाद योग किसका हो, असमान स्वर का। ऊ और बड़े ऊ के बाद में यदि असमान स्वर का हो योग तो ऊ या बड़े ऊ के स्थान पर क्या बन जाएगा मित्रों, वह बन जाएगा। क्या बन जाएगा मित्रों, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत ध्यान में रखने वाली हैं। मैंने इस पूरे बिंदु का दोहरान आपके सामने इसीलिए किया है कि आप पूर्व से वापस से जुड़ चुके हों और अब आपको ऐसा लग रहा है कि संधि पढ़ हम निरंतर रहे हैं। संधि को ऐसा नहीं, संधि में एक महत्वपूर्ण बात जो लागू होती है, विद्यार्थियों संधि सीखने के लिए हमें बहुत अच्छे तथ्य का जो ध्यान रखना है वह सदैव यह है क्या, कि इसमें नियमितता होनी चाहिए। संधि जब से आपने पढ़ना आरंभ की है, जब तक संधि पूरी ना हो जाए आप इस कक्षा को निरंतर देखते रहिए। और यदि आप इसमें बीच में गैप ले लेते हैं या बीच का कोई भी भाग छोड़ देते हैं तो उसके पहले वाला तो हमें पता होता है लेकिन उससे आगे वाला हमें कुछ भी पता नहीं होगा। अर्थात निरंतर बने रहिए, लगातार लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। हाँ बिल्कुल, आपके सभी सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे। कमेंट बॉक्स को रोजाना टेक्निकल टीम के द्वारा बिल्कुल बिल्कुल जांचा जाता है और जो भी प्रश्न होते हैं उनको एक तरफ रख दिया जाता है। आपको सभी प्रश्नों के वेद और वांछित आंसर मिलेंगे। बिल्कुल भरोसा बनाए रखें। अभी तक आपने, हाँ बिल्कुल, नोटिफिकेशन भी मिलेंगे, नोटिफिकेशन मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आपको नए वीडियोस के लिंक भी मिलेंगे और नोटिफिकेशन भी मिलेंगे। हाँ मित्रों, आगे बात बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है क्या, कि ऊ और बड़े ऊ के बाद असमान स्वर का योग हो तो यह स्वयं किस में बदल जाएगा, व में। और जो भी आगे असमान स्वर रहेगा उसकी क्या लगा लेंगे मित्रों, मात्रा। क्या लगा दी जाएगी, मात्रा लगा दी जाएगी। तरीका वही, पहचानेंगे कैसे, वैसे पहले आधा वर्ण होगा और आधा को पूरा लिख करके हम इसका विच्छेद आरंभ कर लेंगे। देखो कैसे, एक उदाहरण लूं, जैसे शब्द है मनवंतर। बहुत अच्छे शब्द लिख रहा हूं, बोर्ड पर लिखा एक भी शब्द आपको
मिस नहीं करना है। ये बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, इसीलिए मैं बोर्ड की स्लाइडें चेंज कर रहा हूँ, मिटा नहीं रहा। क्यों? ताकि आपको टेलीग्राम ऐप के माध्यम से इसकी सारी पीडीएफ मिल सके। बिल्कुल इसकी सारी पीडीएफ मिल सके। क्यों? बोर्ड पे जो लिख दिया 80% पेपर आपको इसी में से मिल जाएगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें वो हैं जो एनसीईआरटी बेसेज हैं, एनसीईआरटी को पूरा आधार बना करके हम पढ़ रहे हैं। हम किसी गाइड की बात नहीं करेंगे, किसी नोट्स की बात नहीं करेंगे, हम उस चीज़ की बात करेंगे जो तथ्य कह रहा है, मूल भाव जो कहता है बिंदु का, मूल भूमिका जो कहती है बिंदु की, उसकी चर्चा कर रहा हूँ। वह समझिए, शब्द आ गया कौन सा? मनवंतर। शब्द कौन सा आ गया? मनवंतर। पहला प्रश्न, सर संधि कौन सी होगी, पहचानेंगे कैसे? तो मैंने तरीका बताया मित्रों कि यण संधि की पहचान यदि करनी हो, यण संधि की पहचान यदि करनी हो तो हमें क्या ध्यान देना है कि शब्द में य या वह या फिर त्रय, यह और वैसे पहले वाला वर्ण क्या होना चाहिए मित्रों? आधा। यह और वैसे पहले वाला वर्ण क्या होना चाहिए मित्रों? आधा। अब हमें वैसे पहले आधा दिख रहा है, दिख रहा है तो आप क्या करो, सबसे पहले विच्छेद का तरीका अपनाओ। विच्छेद का तरीका क्या? तो जरा बिल्कुल आप ही बताएं, मुझे नहीं पता, मैं बता चुका हूं आपको मित्रों। अब अपने दिमाग पे जोर डालिए, सिंहावलोकन कीजिए कि अभी अभी हमने क्या पढ़ा। हाँ बिल्कुल, आपका दिमाग ऑर्डर देने की योग्यताएं रखता है। यदि आप मनोयोग से पढ़ोगे तो इन सब चीजों को मैं बता चुका हूं। बिल्कुल, स्वर संधि को मैं एक बोर्ड का जो चार्ट हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, वहाँ मेरी तरफ से सारी चीज़ें हो चुकी थी। लेकिन ये उदाहरण वगैरह हम इसलिए करते हैं कि मुख्य मुख्य उदाहरण आपकी नज़रों के सामने बार-बार आते रहें और आप उनको थोड़ा फोकस ज़्यादा करें, ताकि परीक्षा में आपको किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। देखो, जो आधा वर्ण है उसे क्या लिखना है? पूरा। तो यहाँ पर न आधा है तो मैं का तो लिख दिया मैं, और न वर्ण है, इस न वर्ण को पूरा लिख दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे कौन सा वर्ण आ गया? वह। दूसरा चरण क्या कहता है कि पहला तो हो गया आधे को पूरा लिखो, लिख दिया। दूसरा चरण क्या कहता है? दूसरा सोपान क्या कहता है? दूसरा पद क्या आता है विच्छेद का? कि यदि आधे वर्ण के ठीक बाद यह होता है, यदि आधे वर्ण के ठीक बाद यह होता है तो स्वर कौन सा आएगा? लघु या दीर्घ ई में से कोई एक। और यदि आधे वर्ण के ठीक बाद वह होता है तो स्वर कौन सा आ जाएगा? बिल्कुल लघु ऊ या दीर्घ ऊ में से कोई एक। अब हमें यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर लघु आएगा या दीर्घ आएगा। तो मित्रों यहाँ पर आता है कौन सा? लघु। मनु प्लस ए में क्या जुड़ा हुआ है? हाँ बिल्कुल, योग का चिन्ह लगा दिया। ए में क्या, वे में क्या जुड़ा हुआ है? क्यों? क्योंकि तीसरा सोपान क्या था? तीसरा चरण क्या था? कि यह वह और रे में जो भी स्वर जुड़ा हुआ है उससे अगला पद आरंभ कर देंगे। तो वैसे वे में क्या जुड़ा हुआ है? ए, अर्थात अगला पद क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद में है न, तय और रे, अर्थात मनु प्लस अंतर। मनवंतर का शाब्दिक संधि विच्छेद हम कहें, या मनवंतर शब्द का संधि विच्छेद जो किया हमने वह क्या किया? मनु योग अंतर, मनु धन अंतर। अब देखो मनु प्लस अंतर का आगे थोड़ा सा और विच्छेद करते हैं। हमें क्या निकालना है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण, क्योंकि हम जानते हैं संधि कहाँ होती है? प्रथम पद के अंतिम वर्ण में और दूसरे पद के पहले वर्ण में। इन दोनों में ही योग होगा। इन दोनों में क्या होता है? योग होगा। और इन दोनों में योग होकर के कोई बदलाव हो, इन दोनों में योग होकर के कोई बदलाव हो तो उस बदलाव का नाम ही क्या होता है मित्रों? संधि। तो देखो बदलाव क्या होता है, यह चीज हमें जाननी है। यह चीज हम जानेंगे तो हम इसको लिखेंगे मैं और न को जैसे ही आप स्वर रहित करोगे तो न में जुड़ा हुआ लघु ऊ बाहर आ जाएगा। यह मैंने कैसे लिखा? प्रथम पद का अंतिम वर्ण मुझे अलग चाहिए था, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है मित्रों? न में जुड़ा हुआ ऊ, न में जुड़ी हुई लघु ऊ की मात्रा। तो न को जैसे आप स्वर रहित करोगे तो इसमें जुड़ा हुआ ऊ बाहर आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके आगे क्या लिखा हुआ है मित्रों? देखो यहां पर है दूसरे पद का पहला वर्ण ए। दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है मित्रों? ए वर्ण लिखा हुआ है। और उसके आगे क्या है? न, त और रे। यह मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि मुझे दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी चाहिए था। तो दूसरे पद का पहला वर्ण और प्रथम पद का अंतिम वर्ण, इनमें योग होकर के क्या होगा? बदलाव होगा। अब हमें ये क्या दिख रहा है कि ऊ के बाद असमान स्वर का योग हो रहा है। अर्थात मेरा कहने का आशय यह है, यण संधि में ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ और री, इनके बाद असमान का योग हो तो ऊ अपने स्थान पर किस में बदल जाता है? व में। किस में बदल जाएगा मित्रों? वह वर्ण में बदल जाएगा। ऊ किस में बदल जाएगा? वह वर्ण में बदल जाएगा। और इससे पहले का ऐसे के ऐसे लिख देंगे जैसे मैं और न। ऊ का बना लिया क्या है मित्रों? वह। और आगे क्या लिखा हुआ है? अंतर का अंतर। इन सबको जोड़ो। देखो मैं वर्ण का तो मैं वर्ण आएगा। अब न व्यंजन है, न व्यंजन है। बिल्कुल आपका एक सवाल था कि सर ये आधा क्यों होता है?
ये आधा क्यों होता है, यण संधि में यह वह और रे से पहले वाला वर्ण आधा ही क्यों होता है, इसे पूरा क्यों नहीं किया जा सकता, वो तथ्य बता रहा हूँ, कारण बता रहा हूँ। ऐसे नहीं है कि कोई रटी रटाई शॉर्ट ट्रिक्स है या इनके कोई लॉजिक है, ऐसा नहीं है। ध्यान दे लेना, हर एक चीज जो आपको समझने में ज्यादा आसान करती है वह होता है हर एक बिंदु का मूल भाव, और मैं आपको हर एक बिंदु का मूल भाव बता रहा हूँ। ये कोई ट्रिक्स नहीं है कि आपको कह दिया जाए कि ऐसे पहले वाला अक्षर आधा होता है तो यण संधि कर दो। क्यों कर दें, क्यों माने, आधा ही क्यों होता है? यदि आपको उस कारण का पता नहीं है तो केवल आप रटने के सिवाय किसी विकल्प का चयन नहीं कर सकते, और हमें रटना नहीं है, समझना है कि ये आधा ही क्यों आता है। कारण समझो, संधि कहां होती है, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में और दूसरे पद के पहले वर्ण में योग होगा। मैंने क्या किया, प्रथम पद का अंतिम वर्ण बाहर निकाला, ऊ आ गया ना, ऊ तो न क्या हो जाएगा, स्वर रहित। ध्यान देना मित्रों, यहाँ पे रे क्या हो जाएगा, स्वर रहित। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, ऊ को जैसे मैंने बाहर निकाला तो ये न वर्ण क्या हो गया, स्वर रहित हो गया। अब इस ऊ के बाद में जो दूसरे पद का पहला वर्ण है ये उस ऊ का असमान स्वर है। इस ऊ वर्ण का क्या है, ये असमान स्वर है, और ऊ के बाद यदि असमान स्वर आ जाता है या ई के बाद असमान स्वर आ जाता है या री के बाद असमान स्वर आ जाता है तो ये ऊ किस में बदल गया, वे में। अर्थात जो हमारे पास जुड़ने के लिए न वर्ण का जो स्वर था उसे हमने क्या बना लिया है, व्यंजन बना लिया है। उसे हमने क्या बना लिया है, व्यंजन बना लिया है। अर्थात अब हमारे पास स्वर नहीं रहा, और यदि किसी व्यंजन वर्ण को या किसी स्वर रहित व्यंजन को स्वर नहीं मिलता तो वह आधा ही रह जाता है, वह आधा ही रह जाता है। देखिए यहाँ पर तो ये मैं और न स्वर रहित है, न क्या है यहाँ पे मित्रों, स्वर रहित, और इसमें जुड़ा हुआ जो ऋस्व ऊ था इसका हमने क्या बना लिया, व्यंजन बना लिया। तो ये पूरा नहीं हो सकता। अब खड़ी पाई का वर्ण है तो खड़ी पाई के वर्ण को आधा लिखने के लिए क्या करते हैं, खड़ी पाई हटा के आधा लिख दिया जाएगा। खड़ी पाई के वर्ण को आधा लिखना हो तो खड़ी पाई के वर्ण को खड़ी पाई हटाकर आधा लिखा जा सकता है, आधा लिख दिया। उसके बाद में ये देखो क्या लिखा हुआ है, वह, लेकिन वह भी क्या है यहाँ पे देखो मित्रों, स्वर रहित है। क्या है वह, स्वर रहित। अब इसे कैसे लिखा जाए, आगे बढ़े तो पता चला कि यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, ए। बिल्कुल हम संधि में पढ़ भी रहे हैं ना कि ई का यह बनता है, ऊ का वह बनता है और री का रे बनता है, जबकि असमान जो रहेगा उसकी एडजेक्टिव क्या लगा दी जाएगी, मात्रा। अर्थात इस वे में ए को जोड़ेंगे तो वह पूरा हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा मित्रों, पूरा हो जाएगा। आगे क्या बचा हुआ है, न, आदा, तय और रे, अर्थात मनवंतर का मनवंतर। मनवंतर का मित्रों क्या मिल गया, मनवंतर मिल गया। अब और शब्द देखो इसी प्रकार से, बिल्कुल इसी प्रकार से और उदाहरणों की मैं बात करूं, जैसे गुरु प्लस आसन का, गुरु योग आसन हो तो क्या होगा, गुरुवासन। गुरु योग आसन बराबर क्या होता है मित्रों, गुरुवासन होता है। अन्य की बात करें जैसे वध्वाचरण, अगला शब्द क्या है मित्रों, वध्वाचरण, वधु प्लस आचरण, वधु प्लस आचरण। हाँ बिल्कुल ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर आप वर्तनी की अशुद्धि करोगे, यदि आप शब्द में पढ़ने में या लिखने में अशुद्धि करोगे तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न गलत होगा। और संधि और समास तथा उपसर्ग और प्रत्यय, यह चारों बिंदु अगर बहुत ध्यान से पढ़ लिए, इनमें शब्द का परिवर्तित रूप क्या होता है, विकारी रूप कौन सा होता है, बदला हुआ रूप कौन सा होता है, यदि यह हमें बहुत अच्छे से आता है तो शब्द शुद्धि का बहुत ज्यादा भाग इन्हीं चारों बिंदुओं से निकल कर आता है। देखो आगे, वधुआचरण, वधु में ऊ बड़ा आता है, वधु में ऊ क्या आएगा, दीर्घ आएगा, ऊ की मात्रा दीर्घ आती है, ध्यान देना। और शब्द में लिख रहा हूं, बिल्कुल स्वल्प, एक शब्द आता है स्वागत, सु प्लस आगत बराबर क्या होता है, स्वागत होता है मित्रों, क्या होता है, स्वागत। हाँ बिल्कुल ध्यान देने वाली बातें हैं ये। अन्वय, ये अनुपसर्ग का उदाहरण है, अनु प्लस अय, अनु प्लस अय। हाँ बिल्कुल अनुपसर्ग के योग में अनु प्लस अय, अन्वय। हाँ एक आता है अन्वित, अन्वित, अनु प्लस इत बराबर क्या होगा, अन्वित होगा, क्या होगा, अन्वित होगा, बिल्कुल। हाँ एक आता है अन्वीक्षण, अनु प्लस ईक्षण, अन्वीक्षण। एक आता है अन्वीक्षा, ये क्या आता है मित्रों, अन्वीक्षा, अनु प्लस इच्छा, अनु प्लस इच्छा। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम बात करें तो इन सब में जो एक कॉमन बात, एक जो सामान्य बात, जो समान बात हमें देखने को मिल रही है वह क्या है कि सभी वर्ण, सभी पदों में हमें वह वर्ण मिल रहा है, ये रहा वह, 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 सभी में मिल रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हमें पहचान की तरफ लेकर जाती है वह क्या मिल रही है, देखो वैसे पहले यहाँ रहे आधा, वैसे पहले ध आधा। हाँ बिल्कुल, वैसे पहले से आधा, वैसे पहले से आधा है, वैसे पहले न 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 आधा है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं
कि यण संधि में निश्चित रूप से य और वैसे ठीक पहले वाला वर्ण क्या होता है, आधा ही होता है, आधा ही होता है। मैं बात जो बोल रहा हूँ एक शब्द पे गौर करना, आधा ही होता है, आधा होता है और आधा ही होता है, इन दोनों बातों में भी बहुत अलग अंतर होता है। बिल्कुल बिल्कुल एक एक पद जो मैं बोल रहा हूं आप उस चीज को भी सुनिए। बहुत बार क्या होता है कि कक्षा में हमारा पढ़ा हुआ जो लिखा हुआ बोर्ड पर था वह है, या हमारी कॉपी में जो हम लिख रहे हैं नोट्स के रूप में हम जो नोट्स बनाते हैं वहां से प्रश्न नहीं मिलता, और जो व्याख्यान प्रस्तुत किया जाता है सरिया मैडम के द्वारा, उस सरिया मैडम के द्वारा किए गए व्याख्यान की जो सुनी हुई बात होती है वह हमारे सही विकल्प का चयन का कारण बन जाती है। इसीलिए बता रहा हूं एक एक शब्द को बहुत गौर से सुनिए। सारी बातें बोर्ड पर लिखकर बताई नहीं जा सकती, सभी बातें नोट्स के रूप में उपलब्ध भी नहीं करवाई जा सकती। व्याख्यान जो होता है उसका अभिव्यक्तिकरण जो होता है, उसका प्रस्तुतिकरण जो होता है, उसका विश्लेषण जो होता है, मैं मौखिक कर रहा हूं और बहुत बारीकी से कर रहा हूं, बहुत अच्छे से कर रहा हूं, बार बार दोहराते हुए कर रहा हूं। क्या कि यह और वह वर्ण से ठीक पहला जो व्यंजन हमें आधा मिलता है उसका कारण क्या होता है मित्रों, उसका कारण अभी हम यहाँ देखे थे क्या कि न में जो जुड़ा हुआ स्वर है उ, या फिर यहाँ पर होता यह, तो यहाँ पर क्या होता ई, तो जो स्वर जुड़ा हुआ था उसको तो हम क्या बना लेते हैं व्यंजन, अर्थात इस न वर्ण में से जो स्वर था उसे हम व्यंजन बना दिए, तो इस न में जुड़ा हुआ जो स्वर है व्यंजन में परिवर्तित हो जाने के कारण इस न को अब कोई स्वर नहीं मिल रहा। अतः अतः यह वर्ण क्या हो जाता है, आधा। यह और वह पूरे कैसे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर असमान निश्चित रूप से कोई ना कोई स्वर होगा, तभी तो ये यण संधि बनेगी। अगर ऊ के बाद में इधर कोई असमान स्वर ही नहीं आएगा तो यण संधि भी नहीं बनेगी। तो ये जो ई उ या री का जो वर्ण बन रहा है क्रम से यह वह और रे, यह पूरा होता है आगे वाले वर्ण के कारण, आगे वाले स्वर के कारण, और इनसे ठीक पहले वाला वर्ण आधा इसलिए हो जाता है कि ई उ और री का जो समूह है वह स्वयं क्रम से यह वह और रे अर्थात व्यंजन में बदल जाता है। अतः इन्हें स्वर नहीं मिल पाता और ये आधे ही रह जाते हैं। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मित्रों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। देखो ऊ के बाद में आता है नंबर किसका, तीसरा फॉर्मेट। इसका जो तीसरा फॉर्मेट है वह क्या है मित्रों, देखो री, कौन सा, लघु री है, और उसके बाद योग किसका पढ़ना है मित्रों, असमान स्वर का। री के बाद योग किसका हो, असमान स्वर का। अब यहाँ भी एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, ई बड़ी ई ऊ बड़े ऊ में तो क्या होता है ये और वैसे ठीक पहले वाला वर्ण आधा। अब री के योग में हमें जब संधि पढ़ने को मिलेगी तो यहाँ पर जो उदाहरण आएंगे उसमें मैं बार बार कह रहा हूँ वास्तविकता तो यही होती है कि रे वर्ण से पहला वर्ण आधा होता है, लेकिन हमें रे वर्ण का जो प्रयोग है वो एक संयुक्त अक्षर के रूप में मिलता है। वो कैसे मिलता है, देखो मैं इतना सा कह दूंगा, इसकी पहचान में अलग से लिख देंगे, क्या पहचान, और इसकी पहचान में क्या लिख रहा हूं, गौर से समझना इस बात को, क्या कि जब री स्वर का योग हो, जब री स्वर का योग होता है, जब री स्वर का योग होता है तो पहचान में अर्थात हमें शब्द में क्या मिलेगा, त्रय। शब्द में क्या मिलेगा मित्रों, त्रय लिखा हुआ मिलेगा। शब्द में क्या लिखा हुआ मिलेगा, त्रय लिखा हुआ मिलेगा। या मैं कहूं कि जब भी आपको कोई शब्द में त्रय लिखा हुआ मिले और आप उस शब्द का वहीं से संधि विच्छेद कर रहे हो, वहीं से आप उसका संधि विच्छेद कर रहे हो, तो समझ लेना योग किसका हो रहा है, री का असमान से। योग किसका हो रहा है, री का असमान से। क्यों, जैसे आपको इस प्रकार का कोई शब्द मिल जाता है, जैसे आपको इस प्रकार का कोई शब्द मिल जाता है जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है मित्रों, त्रय मिलता है, जिसमें आपको क्या मिलता है, त्रय मिलता है, तो समझ लेना योग किसका हो रहा है, री का हो रहा है। योग किसका हो रहा है, री का हो रहा है। हाँ बिल्कुल, आप उदाहरण से समझो इस बात को, उदाहरण से समझेंगे इस बात को। देखो एक बार मित्रों, शब्द है मात्रादेश। शब्द क्या है मित्रों, मात्रादेश। हाँ, अब इसका विच्छेद करने से पहले तरीका समझो कि मैंने त्रय क्यों कहा, मैंने त्रय क्यों कहा, जबकि वास्तविकता तो यही है कि इसमें भी रे वर्ण है और रे वर्ण से पहला क्या है, आधा। इसमें हमें शब्द में देखिए सबसे पहले पहचान की बात करें तो शब्द में त्रय मिल रहा है। क्या मिल रहा है मित्रों, त्रय मिल रहा है, और त्रय भी कौन से स्वर के साथ में मिला हुआ है, ए के साथ मिल रहा है। अर्थात यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, त्रा। क्या लिखा हुआ है, त्रा लिखा हुआ है। अब त्रय हमें पता है एक संयुक्त अक्षर होता है। क्या होता है, संयुक्त अक्षर होता है। संयुक्त अक्षर किसे कहा जाता है, बिल्कुल वे वर्ण जिनमें दो व्यंजन, कम से कम दो व्यंजन और एक स्वर का योग हो, अर्थात न्यूनतम वर्णों की संख्या कितनी होगी, तीन। तीन वर्णों के योग से बना हुआ कोई वर्ण चिन्ह है या कोई ध्वनि चिन्ह है तो उसे क्या कहा जाएगा, संयुक्त अक्षर कहा जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए तीन वर्ण चिन्ह मिलेंगे, या मैं कहूँ तीन ध्वनियों को योग करके एक नई ध्वनि बनाई गई है। क्या होता है इसका विच्छेद,
पहले त्रय का समझो, त्रय बराबर होता है तय, उसके बाद में रे और उसके बाद में क्या आता है ए, क्या आता है ए। अब हमारे शब्द में क्या लिखा हुआ है त्रा, अर्थात अंतिम स्वर क्या हो जाएगा आ। जैसे मैं इसका विच्छेद लिखूंगा तय योग रे योग आ। कई बार यह विकल्प नहीं देता और क्या करता है, इस अंतिम रे वर्ण में स्वर को शामिल कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, रे में आ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा रा, और पहले वाला तय आधा ही रहेगा। अब एक बात बताएं आप मुझे मित्रों, शब्द में हमें क्या मिल रहा है त्रा, और जैसे इसका विच्छेद किया तो हमें पता चल गया कि रे से पहले वाला वर्ण क्या है आधा। तो संधि की पहचान कंफर्म हो चुकी है कि यण संधि को कैसे पहचानेंगे, री के योग में क्या मिलेगा त्रय, और त्रय का मतलब हो गया कि रे में तो स्वर जुड़ा हुआ है और रे से पहले वाला वर्ण क्या है आधा। यहाँ पर देखो रे में तो आगे वाला आ जुड़ा हुआ है तो रे से पहले वाला वर्ण क्या है आधा है। अब आती है सर बात, क्या संधि विच्छेद कैसे होगा, इस प्रकार के पदों को हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे। तो संधि विच्छेद का मित्रों वही तरीका जो हम बहुत पहले से चर्चा में ले रखे हैं, क्या कि आधे को पूरा लिखो। तो आधा यहाँ पर क्या है, रे से पहले वाला वर्ण तय। तो विच्छेद कैसे होगा, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं माँ, और उसके बाद में है क्या तय, उसके बाद में क्या है तय, तय को पूरा लिख दिया। अब यदि आगे ध्यान दीजिएगा, आधे वर्ण के बाद यदि यहां यह होता तो मात्रा किसकी आती, ई या बड़ी ई की। यदि यहां वह होता तो मात्रा किसकी आती, ऊ या बड़े ऊ की। यदि यहाँ पर रह है तो मात्रा किसकी आएगी मित्रों, री की। और आपको पता है री की मात्रा कैसे लगाई जाती है, नीचे घुंडी की तरह री की मात्रा लगा दी, यह वह या रे के अनुसार मात्रा लगा देंगे। उसके बाद बचे हुए स्वर से इसमें क्या बचा हुआ है, रे में आ जुड़ा हुआ है, अर्थात बचे हुए स्वर से रे में जो आ जुड़ा हुआ है, इस बचे हुए स्वर से हम क्या करेंगे मित्रों, आगे वाला पद आरंभ कर लेंगे। और आगे वाला पद आरंभ करेंगे तो हम कह सकते हैं मातृ प्लस आ, और आ के बाद में क्या लिखा हुआ है दे और शय, अर्थात मातृ प्लस आदेश, मातृ प्लस आदेश। इस शब्द का यह क्या है, संधि विच्छेद होगा। अब वापस से इसी पद को हम प्राप्त करना चाहें तो मैं यह लिख सकता हूं कि नहीं, कि मुझे क्या चाहिए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण चाहिए और मुझे क्या चाहिए, दूसरे पद का पहला वर्ण चाहिए। क्यों, क्योंकि होती संधि कहाँ है, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में और दूसरे पद के पहले वर्ण में संधि होती है। देखो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, माँ और तय को हलंत करें तो यहां पर क्या निकल के आए, री, क्या निकल के आए मित्रों, री निकल के आएगा। और इसके बाद में इधर क्या लिखा हुआ है आ, और आ के बाद में क्या लिखा हुआ है देश, आ के बाद में क्या लिखा हुआ है मित्रों, देश लिखा हुआ है। अब इस शब्द का जैसे देखो माँ का तो माँ, उसके बाद में तय को जैसे स्वर रहित किया तो री, जो इसमें जुड़ा हुआ री स्वर था उसको बाहर लिख दिया। दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है आ, और उसके बाद में क्या जुड़ा हुआ है देश। अब पता चल रहा है मैं क्या कि री के बाद में आ क्या रहा है, असमान स्वर, री के बाद में आ रहा, बिल्कुल री के बाद में आ का आना क्या है, असमान का आ जाना। और जब री के बाद में असमान स्वर आए तो री स्वयं किस में बदल जाएगा मित्रों, रे में। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात आ जाती है, री को किस में बदल देंगे मित्रों, रे में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, रे में बदल देंगे। और इसके आगे वाले वर्ण की क्या लगा दी जाएगी, मात्रा, आगे वाले वर्ण की क्या लगा दी जाएगी, मात्रा। और इसके ठीक पहले क्या लिखा हुआ है, इसके ठीक पहले क्या लिखा हुआ है मित्रों, माँ, और माँ के बाद क्या लिखा हुआ है मित्रों, तय। माँ के बाद क्या लिखा हुआ है, तय आधा, ये बिल्कुल तय आधा लिखा हुआ है। री का बना लिया रे, आ का आ, और आगे अंत में क्या जोड़ा हुआ है, देश। आगे अंत में क्या जोड़ा हुआ है मित्रों, देश जोड़ा हुआ है। ये लो जी, देश का देश लिख दिया। यहां तक की बात समझ में आई क्या इसकी, इस पूरे चरण को समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, चाहे पटवार भर्ती हो, चाहे एलडीसी की भर्ती हो, अधीनस्थ बोर्ड की कोई सी भी भर्ती जिसमें हिंदी भाषा के व्याकरण का पाठ्यक्रम समाहित किया जाता है वो, इसके अलावा जैसे रिट की बात करते हैं, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती पात्रता परीक्षा जिसकी बात कर रहे हो, द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की बात कर ली जाए, चाहे स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की बात करी जाए, चाहे वो सामान्य एजुकेशन की हो, चाहे संस्कृत डिपार्टमेंट की हो, और इसके अलावा चाहे पुलिस एसआई की बात करी जाए, आरएएस मुख्य परीक्षा की बात की जाए, यह वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि स्वर संधि में सबसे ज़्यादा प्रश्न उठते हैं यण संधि से, और यण संधि में भी कौन सा फॉर्मेट उठाया जाता है, री के योग वाला। किसका उठाया जाता है, री के योग वाला। अब यह वाला चीज, यह वाला परिवर्तन यदि हमारे समझ में आ जाएगा तो सारी चीज आसान हो जाएंगी। मैंने क्या किया, मात्रा देश का विच्छेद करने से पहले मैंने इस त्रा शब्द का विच्छेद किया है। किसका किया, त्रा शब्द का। क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है त्रा एक संयुक्त अक्षर है। त्रा क्या है, एक संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर का हम जब वास्तविक वर्णों में विभाजन नहीं करेंगे तब तक हमें उसका मूल रूप पता नहीं चलता कि ये इसमें आधा कौन सा है, पूरा कौन सा है। तो हमने देखा कि तय, रे और रे में क्या जुड़ा हुआ है, आ। तय, रे और रे में क्या जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है। अर्थात इन तीनों का योग ही क्या होता है मित्रों,
त्रा होता है। इन तीनों का योग ही क्या होता है, संयुक्त अक्षर त्रा बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही हमने रे वर्ण से ठीक पहले को आधा लिखा तो यहाँ पर आधा लिख दिया, आधे के बाद में रे वर्ण के अकॉर्डिंग इस पे मात्रा किसकी आ गई, री की। रे में जुड़ा हुआ स्वर कौन सा था, आ, आगे वाला पद आ से आरंभ कर लिया। अब ध्यान दो, जैसे ही तय को आधा किया, या मैं कहूं तय को जैसे ही स्वर रहित किया, क्यों किया, क्योंकि मुझे चाहिए था प्रथम पद का अंतिम वर्ण। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, री स्वर है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है मित्रों, री स्वर है। और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है, आ। अब इन दोनों को जैसे देखे तो पता चला कि री के बाद असमान का योग हो रहा है। री के बाद योग किसका हो रहा है, असमान का। तो री किस में बदल गई, रे में बदल गया। री किस में बदल गया, रे में। आखिर क्या लगा दी जाएगी, मात्रा। और पहला जो तय है वो क्या हो गया, आधा। अब इन तीनों को जोड़ो, तय रे आ। इन तीनों को देखो एक बार, इन तीनों को बहुत अच्छे से समझिए। तय रे आ, अर्थात इन तीनों को जोड़ते हैं तो तय रे आ ऐसे लिखा हुआ है ना, देखो तय आधा, उसके बाद बिल्कुल क्या है, ये रे भी आधा है यहाँ पे। और उसके बाद में देखो आगे क्या लिखा हुआ है, आ। तय रे आ, अर्थात तय रे आ। और यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, तय रे आ। इन तीनों के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, त्रा। इन तीनों के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है मित्रों, त्रा लिखा जा सकता है। पहले क्या लिखा हुआ है, माँ लिख दीजिएगा। और बाद में क्या लिखा हुआ है, देश। बाद में क्या लिखा हुआ है, देश। अर्थात पूरा शब्द क्या बन जाएगा, मात्रा देश। पूरा शब्द क्या बन जाएगा मित्रों, मात्रा देश। तो इसका विच्छेद क्या हो गया, मातृ प्लस आदेश। मातृ प्लस आदेश। अब बात आती है कि सर इसके और उदाहरणों की हम बात कैसे करें, और उदाहरण किस तरीके से समझ में आए। तो मित्रों देखो, इसके और उदाहरणों की हम बात करते हैं। इसके और उदाहरणों की हम बात करते हैं क्या, इसके और उदाहरण कौन कौन से हैं वह समझिए। देखो, इस यण संधि में हमें अधिकतर उदाहरण जो मिलेंगे, इस यण संधि में जो अधिकतर हमें उदाहरण मिलेंगे वह मिलेंगे किसके, या तो मातृ संबंधी या पिता संबंधी। जैसे इसी का विलोम आता है, इसी का विलोम आता है क्या, पित्रादेश। क्या आएगा मित्रों, पित्रादेश। अब हमें एक निश्चित रूप से प्रथम पद में निश्चित रूप से आपको बता रहा हूं कि सदैव जब मातृ और पितृ से संबंधित यानी कि मात्रा से या पिता से इस प्रकार के कोई शब्द यदि आपको मिलते हैं तो प्रथम पद रूप हमेशा यही होगा। क्या होगा, अगर माता शब्द आ रहा हो तो मातृ होगा, और पिता शब्द आ रहा हो तो क्या होगा, पितृ होगा। पिता शब्द आ रहा हो तो मित्रों क्या हो जाएगा, पितृ हो जाएगा। पिता शब्द यदि आ रहा हो तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद पितृ हो जाएगा, मातृ या पितृ। और अब क्या करना है, इस तरह में जो भी स्वर जुड़ा हुआ हो उससे आगे वाला पद आरंभ कर दो। तो पितृ प्लस आदेश, पितृ प्लस आदेश। मैंने अभी क्या बोला, यह वापस से सुनना। देखो, यदि हमें उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे मैं लिखूं पितृर्थ, तो इसका भी प्रथम पद क्या होगा, पितृ। अगर आ जाए मातृर्थ, अगर शब्द आ जाता है क्या, मातृर्थ, तो इसका भी प्रथम पद क्या होगा, मातृ। अर्थात माता और पिता से संबंधित जितने भी शब्द आएंगे उसमें प्रथम पद का चयन करने के लिए हमें एक बात ध्यान रखने की है, और वह बात क्या होगी कि प्रथम पद क्या होगा, अगर माता वाला शब्द है तो मातृ होगा, और पिता वाला शब्द है तो क्या होगा, पितृ होगा। माता वाला शब्द है तो क्या होगा, मातृ, और पिता वाला शब्द है तो क्या होगा, पितृ होगा। और उसके बाद जो जुड़ा हुआ स्वर है, जैसे त्रय में यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, ए। त्रय में यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, ए। तो इससे आगे वाला पद आरंभ कर लेंगे, जैसे पितृ प्लस अर्थ, मातृ प्लस अर्थ। और उदाहरण से समझो, जैसे मैं कहूं मात्रानंद, मैं कहूं मात्रानंद, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मातृ, और त्रय में क्या जुड़ा हुआ है, आ। तो आगे वाला पद क्या हो जाएगा, मातृ प्लस आनंद। क्या हो जाएगा, मातृ प्लस आनंद हो जाएगा। जैसे मैं और उदाहरण बात करूं इसका, क्या, पित्रानंद, तो वो विच्छेद क्या होगा, पितृ प्लस आनंद। विच्छेद क्या होगा मित्रों, पितृ प्लस आनंद। इस प्रकार से हमें इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और उदाहरण मैं आपकी सुविधा के लिए लिख सकता हूं अभ्यास के लिए। और उदाहरण देखो, जैसे मातृच्छा, या आ जाए पितृच्छा। मातृच्छा या पितृच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। मातृपदेश, मातृपदेश, मातृ प्लस उपदेश। एक आता है पितृपदेश, पितृ प्लस उपदेश। एक और शब्द जो परीक्षा में बहुत बार दोहराया जाता है, इसी संधि का उदाहरण है, और मैं वो यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान देना। इसी संधि का उदाहरण है पितृनुमति। इस शब्द का स्पेशली ध्यान रख लेना, पेपर बनाने वाले को ये बहुत अच्छा लगता है शब्द, और इसको बहुत बार दिया गया है। आरपीएससी एलडीसी परीक्षा 2013 जिसका
हाँ बिल्कुल, जिसका रद्द हुआ पेपर वापस से पुनः आयोजित हुआ था 2015 में, वहां भी इस प्रश्न को लिया गया। अधीनस्थ बोर्ड की एडीसी परीक्षा 2018 की जो 4 चरणों में हुई थी, वहां भी इस प्रश्न का दोहरान हुआ है। पितृनुमति, पितृनुमति मैं बार बार बोल रहा हूं, इस पितृनुमति का विच्छेद हमें पता होना चाहिए। एक बार पूछा गया है क्या दिए गए शब्द में कौन सी संधि है, अर्थात यण संधि का विकल्प चयन कीजिए। दिए गए शब्दों में यण संधि का विकल्प चयन कीजिए। एक बार तो प्रश्न आया जिसमें इसका नाम पूछ लिया कि ये कौन सी संधि का उदाहरण है, और दूसरी बार जब ये प्रश्न का वापस से दोहरान होता है उस समय इसका संधि विच्छेद पूछा गया था। क्या पूछा गया था? विच्छेद पूछा गया था। मित्रों बहुत अच्छे तरीके से समझो इसको, बहुत अलग चीजें हैं ये। संधि की रटने वाली थीम मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपसे बातें कर रहा हूं, मैं आपसे केवल रूबरू हो रहा हूं और हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि संधि वास्तव में होती क्या है, पढ़ा कैसे जाता है, वो सारी बातें हमें पता चल रही हैं। कि पितृनुमति आए तो वही वाली बात, पहला पद तो क्या होगा? पितृ, क्या होगा? पितृ। और त्रय में क्या जुड़ा हुआ है? ए, अर्थात अनुच्छेद सॉरी विच्छेद क्या हो जाएगा? पितृ प्लस अनुमति। क्या हो जाएगा? पितृ प्लस अनुमति। इसी का विलोम शब्द आए तो वो क्या हो जाएगा? मातृनुमति। मातृ प्लस अनुमति, मातृ प्लस अनुमति। इस प्रकार के शब्दों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। यह बात आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि यण संधि क्या होती है। एक बार मैं 2 मिनट के लिए पूरी चीज को वापस से दोहराना चाहूंगा। 2 मिनट के लिए पूरी चीज को हम बात वापस से दोहराएंगे। आज हम बात करना आरंभ करें कौन सी संधि की? पहले यण संधि की। यण संधि में क्या होता है कि ई बड़ी ई के बाद, ऊ बड़े ऊ के बाद और री के बाद असमान स्वर का योग होगा। ई बड़ी ई के बाद, ऊ बड़े ऊ के बाद योग किसका होगा? असमान स्वर का। ई बड़ी ई के बाद, ऊ बड़े ऊ के बाद असमान स्वर का योग होगा। ऊ बड़े ई बड़ी ई ऊ बड़े ऊ के बाद में योग किसका होगा? असमान स्वरों का होगा। और असमान स्वरों का जो योग जब हम करते हैं, असमान स्वरों का जब हम योग करते हैं तो क्रम से परिवर्तन क्या होते हैं? देखो, ई और बड़ी जो होती है वह किस में बदलती है मित्रों? ये में। किस में बदलते हैं? ये में। ऊ बड़ा ऊ जो होता है, ऊ और बड़ा ऊ है, वह किस में बदलता है मित्रों? वे में। ई किस में बदली है मित्रों? ये में। ई किस में बदलती है? ये में। और जो री होता है वह किस में बदल जाता है? रे में बदल जाता है। और इनके आगे जो जुड़ने वाला असमान स्वर होता है उनकी इन पर क्या लगा दी जाती है? क्रमशः मात्रा लगा दी जाती है। उसके बाद कल वाली चीज को मैंने एक बार वापस से दोहरान किया, क्या कि ई के बाद या बड़ी ई के बाद असमान स्वर हो तो ये स्वयं ये में बदल गई, और जो आगे असमान था उसकी क्या लगा दी मित्रों? मात्रा लगा दी। फिर उसके बाद में मैंने बात करी क्या, इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान क्या होती है? तो पहचान के लिए मैंने आपको बताया कि शब्द में ये मिलेगा, वह मिलेगा या रे मिलेगा। शब्द में ये मिलेगा, वह मिलेगा या रे मिलेगा। और इसके ठीक पहले वाला वर्ण, इससे ठीक पहले वाला वर्ण क्या होता है? स्वर रहित होता है। क्या होता है मित्रों? स्वर रहित होता है। और रे से भी पहले वाला वर्ण क्या होता है? स्वर रहित होता है। लेकिन रे वाला जो री के योग में असमान का योग हो रहा हो तो वहां पर हमें शब्द में देखने को क्या मिलता है? त्रय मिलता है। क्या मिलता है मित्रों? त्रय वर्ण हमें देखने को मिलता है। ये त्रय वर्ण हमें देखने को मिलेगा और ऐसी वाली कंडीशन में हम क्या मान लेते हैं? यण संधि। अब उसके बाद बात की क्या, कौन सी? कि ई और बड़ी के बाद में असमान स्वर हो तो ई और बड़ी जो भी होगी अपने स्थान पर किस में बदलेगी? ये में। और जो भी आगे असमान स्वर होगा उसकी क्या लगा दी जाएगी? मात्रा। जैसे हमने एक हाँ बिल्कुल अध्यात्म का जो एक उदाहरण लिया, इससे मैंने वापस से इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की। फिर अगला जो हमने चरण लिया वो कौन सा लिया था? ऊ बड़े ऊ का। कौन सा लिया था मित्रों? ऊ और बड़े ऊ का। ऊ और बड़े ऊ में हमने पढ़ा क्या कि ऊ बड़े ऊ के बाद में असमान स्वर का योग हो तो ये स्वयं किस में बदलता है? वे में। स्वयं किस में बदलता है? वे में। और जो भी असमान होगा उसकी क्या लगा दी जाएगी? मात्रा। क्या लगा दी जाएगी? मात्रा लगा दी जाएगी। बहुत प्रकार के हमने उदाहरण भी देखे इसमें, और वह कारण भी जाना कि ये आधा ही क्यों आता है। आधा ही क्यों आता है? क्योंकि ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ, री जो भी होंगे वो आगे वाले असमान स्वर के होने की वजह से। ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में बता रहा हूं। यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में ऋस्व ई दीर्घ ई, हाँ बिल्कुल हर्स्व ऊ दीर्घ ऊ या री वर्ण हो तो वो आगे असमान वर्ण होने के कारण या आगे असमान स्वर होने के कारण स्वयं क्रमशः ये व और रे अर्थात व्यंजन में बदल जाते हैं और इनसे ठीक पहले वाले वर्ण को स्वर नहीं मिल पाता। अतः वैसा देव क्या रहता है? स्वर रहित रहता है, आधा रहता है। उसके बाद अंतिम में हमने देखा कौन सा? री के योग में असमान स्वर और विकार रूप में क्या हमारे पास आता है? रे परिवर्तन होकर आता है। क्या बदल के आता है? रे बनता है। और आगे असमान स्वर जो भी होता है उसकी क्या लगा दी जाती है मित्रों? मात्रा लगा दी जाती है। क्या लगा दी जाती है? मात्रा लगा दी जाती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात अपने को दो ही चीजें मिली, क्या कि हमें या तो इसमें माता से संबंधित शब्द मिलेंगे, या तो हमें माता से संबंधित शब्द मिलेंगे या फिर पिता से संबंधित शब्द मिलेंगे। अगर आपको माता से संबंधित शब्द मिल रहे हो तो प्रथम पद सदैव क्या होगा? मातृ।
क्या होगा मित्रों? मातृ। और यदि पिता से संबंधित शब्द मिल रहे हो तो प्रथम पद सदैव क्या लिखना है? पितृ लिखना है। क्या लिखना है? पितृ लिखना है। अब ये दो चीजें लिखने के बाद क्या करना है? अगला पद आरंभ करना है। क्या करना है? अगला पद आरंभ करना है। और अगला पद सदैव आरंभ किससे होगा? जो त्रय वर्ण होता है, जो त्रैवर्ण होता है, इस त्रैवर्ण में जो भी स्वर जुड़ा हुआ हो उससे आप आगे वाला पद आरंभ करोगे, उससे आप आगे वाला पद आरंभ करोगे। जैसे मातृ प्लस उपदेश, पितृ प्लस उपदेश, पितृ प्लस इच्छा, मातृ प्लस इच्छा। इस प्रकार से आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। बिल्कुल समझ में आ गया मित्रों? बहुत अच्छे से समझ में आ गया। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम आगे बढ़े। फिर से ध्यान दो एक बार। हाँ भाई, ये था कौन सी संधि का मामला मित्रों? यण संधि का। कौन सी संधि का मामला था? यण संधि का।